बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट को लेके हाज़िर हुआ हूं। ये वो स्टूडेंट है हमारी जिसका नाम है निदा समन और इन्होंने CSS के एग्ज़ाम में इस साल AJK में यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ़र्स्ट पोजीशन और ओवरऑल पाकिस्तान में 44th पोजीशन हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है हमारी सिस्टम में उसका हिस्सा बनी है, यानी PAS का हिस्सा बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बनी है। तो इन्होंने कामयाबी हासिल करने के बाद ना सिर्फ अपने शहर सियालकोट का नाम रोशन किया, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और किसी हद तक हमारी एकेडमी जिसका नाम गाज़ी फाउंडेशन है जिसमें ये पढ़ी उसका नाम रोशन किया। तो मैं इनको आज क्यों लेके आया हूँ, मेरा लाने का मकसद बच्चों सिर्फ यही था कि इनसे गुफ्तगू करके आपके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का बायस बने। इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें आप सुने, इसलिए इस इंटरव्यू को आपने एंड तक देखना है और इसको अपने लिए एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। तो सबसे पहले मैं बेटी को, समन को, सबसे पहले निदा को मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे शहर के लिए की है सबसे पहले, फिर अपनी फैमिली के लिए की है, हमारे लिए की है। हम टीचर्स जो है वी रियली फील प्राउड ऑफ़ यू। हमारी एकेडमी गाज़ी फाउंडेशन को 4 चांद लगाए हैं आपने। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना तारुफ़ जो है वो लोगों से, तालिब इल्मों से, स्टूडेंट्स से, जो मेरे ख़ास तौर पे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर या मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे वो कह लें जो टीचर्स बन गए, आप कुलीग्स हैं अब, तो वो हैं। तो आप अपना तारुफ़ थोड़ा सा इनको करवाएं कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से थी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा एक जो है ना ओवरव्यू हो जाए उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बहुत थैंक्स सर, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बुलाया और जब आप मेरा तारुफ़ करवा रहे थे और इतने अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज से सर आप बता रहे थे, मुझे वो सारे दिन रिकॉल हो रहे थे जब एकेडमी जाती थी, तैयारी करते थे। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मेरे टीचर्स और मेरे टीचर्स के टीचर और वो फाउंडेशन, वो एकेडमी जिसके फ्लोर पर मैंने ये सफ़र आगाज़ किया, दे आर प्राउड ऑफ़ मी और मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। वेलकम। Well students, I am Nida Saman and I belong to Azad Jammu Kashmir. My family migrated from Indian occupied Kashmir and after migration they shifted to Pakistan region and they shifted to Sialkot. और मेरी जो फैमिली है they are permanently settled in Sialkot. On and off हमारा आज़ाद कश्मीर में आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं बहुत कम आज़ाद कश्मीर में मेरा चक्कर लगा। बट नाउ एट दिस टाइम आई फील कि जो हमारा जो एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अब मेरा वहाँ से एक बहुत अच्छा लिंक निकल आया है एंड आई फील सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर और मैंने वहाँ के लोगों का नाम रोशन किया। सेकेंडली ऐसा है कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc डबल मैथ्स फिज़िक्स फ्रॉम हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा KPK और उसके बाद मैंने MPhil बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री मैंने कुछ जॉब स्टार्ट की बिकॉज आई हैड टू परसू फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और डिफरेंट जगहों पर जॉब्स करने से आई हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड देन एट लास्ट आई फाइनली डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज इज़ द प्लेटफॉर्म और वी कैन से दैट इट इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन इंश्योर योर टैलेंट और आप मेरिट बेसिस पर आप अपने टैलेंट को मनवा सकते हैं। सो दिस वॉज the main reason that I decided to try my capabilities, my potentials in this field और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन प्रोवाइड की एंड आई फाउंड गाज़ी फाउंडेशन, जहाँ पर मुझे ऐसे उस्ताद मिले, असातिज़ा मिले कि जिनकी मैं हर जगह तारीफ़ करती हूँ और मैं समझती हूँ कि शायद हर जगह अगर मैं उनका नाम लूँ और उनके बारे में सबको बताऊँ तो वो भी कम है। सो दिस इज़ ऑल माई जर्नी and I'm feeling happy that I'm here today और thank you sir। तो समन मुझे ये बताएं आप कि आपकी फैमिली में
आर यू द ओनली वन जिसने CSS किया, या फैमिली में कोई पहले भी ऐसी पर्सनैलिटी थी कोई जो आपके लिए इंस्पिरेशन का बायस बनी, या यू आर द फर्स्ट वन हु हैज़ डन दिस? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली, नॉट इवन इन माई क्लोज़र फैमिली, बल्कि दूर दराज से भी अगर आप देख लें तो कोई ब्यूरोक्रेट अभी तक हमारी फैमिली में नहीं रहा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आइदर दे आर इन टीचिंग प्रोफेशन, या उनका अपना बिजनेस होता है, या फिर वो एग्रेरियन काम में उनका ज़्यादा है। लाइक माई फादर ही इज़ ऑल्सो अ फार्मर, और मेरी मदर है शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। तो जो सिविल सर्विसेज है या ब्यूरोक्रेसी की तरफ रुझान था ही नहीं। जो मुझे इस चीज़ का पता चला वो ये था कि बचपन से न्यूज़ सुनने का और बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि वालदा मेरी उनका एजुकेशन की तरफ काफ़ी रुझान था। मेरे दादा थे, उनका भी एजुकेशन की तरफ काफ़ी था। तो बुक्स पढ़ने का शौक़ था, जिसमें जब शहाबनामा पढ़ा तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुई। फिर इसके अलावा और या मकबूल जहाँ साहब हैं, उनका मैं शो सुना करती थी, वो भी अपनी ब्यूरोक्रेसी की बातें किया करते थे, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ करती थी। इसके अलावा और मेरा ब्यूरोक्रेसी से कोई रिलेशन नहीं था। तो ये भी एक मेरे लिए एक सक्सेस फैक्टर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली, और काफ़ी ऑनर का बायस है मेरे लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मुख्तलिफ़ लोगों से, जिसमें औरिया साहब का भी आपने नाम लिया, मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि ऐसे लोगों से आपने इंस्पिरेशन हासिल की और फिर वो आपने इस फील्ड की तरफ आई, और आज आपने वो बीज बो दिया है कि अब आपकी फैमिली में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इन द कमिंग ईयर्स आपको देख के कई लोग इस शहर में, कई लोग वो लोग जो समझते हैं कि शायद हम छोटे शहरों में रहते हैं और छोटे शहरों में रह के कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, वो भी ये समझेंगे कि नहीं, कामयाबी जो है वो आपके अंदर है। वो आपके अंदर एक जज्बा होता है, एक से ना वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, तो वो एक आपके अंदर मौजूद होती है कामयाबी, एक जज्बा होता है कि वी कैन डू इट, एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे कि यू कैन डू इट, तो फिर आप कर लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि यू आर द फर्स्ट वन, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन। तो और भी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि वाई CSS? बिकॉज एज यू सेड कि आपने BSc की, फिर उसके बाद आपने MBA भी किया, तो आप ने CSS को, क्या वो आपकी एक ड्रीम थी, एस्पिरेशन थी, या एक किसी ने ऐसे ही कह दिया कि CSS कर लो और आपने कहा चलो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, या फोकस था? एक होता है टारगेटेड, जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चूँकि एक बंदा MA इंग्लिश कर रहा है तो मैंने भी MA इंग्लिश करना है, वो MA पॉलिटिकल साइंस कर रहा है तो मैंने भी MA पॉलिटिकल साइंस करना है। नो, आई शुड नो व्हाई आई एम डूइंग इट। आप बताएं कि आप जब CSS में आई हैं तो इसके पीछे कौन सी फोर्स थी? सर 2-3 फैक्टर्स हैं, आई कैन से मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो रैशनल फैक्टर है, वो ये था कि आई वांटेड जॉब सिक्योरिटी। सर मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कहती, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट जगहों पर जॉब की, एंड दिस वाज द रीज़न कि मुझे ये था कि आई वांटेड टू एंटर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। सेकंड, एक वो इनहेरेंट बचपन से एक चीज़ मेरे दिल में रही थी कि मुझे आवाम के लिए और जो हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ इस तरह से करना है कि एक ब्रॉडर लेवल पर, एक ग्रेटर होराइज़न पर जाकर मैं लोगों को काम आ सकूं। उसके लिए मुझे, मेरे माइंड में ये रहा करता था कि एक एम था कि मैं एक NGO बनाऊंगी जिसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी के, जिनको हम कह सकते हैं कि पुअर लोगों की मदद की जा सके, ऑर्फन्स की मदद की जा सके, या ऐसी विमेन हैं कि जो इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं। तो मेरे माइंड में एक वो था, बट उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम लाइक आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से फेवरेबल नहीं थी, तो ये एक चीज़ थी, ये एक प्लेटफॉर्म था कि जिसका मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि इफ़ आई ट्राई, आई जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर 1 or 2 years, और फिर उसके बाद अगर मुझे कैपेबिलिटी मेरे अंदर है और मैं उस सारे जो उनका जो स्ट्रक्चर है पूरा FPSC का, अगर उस पर मैं पूरी उतरती हूँ, तो नो डाउट वाई शुडंट आई ट्राई दिस। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे माइंड में रहीं और मेरे लिए एक वो पुश का बायस बनी। लास्टली ये था कि फैमिली में बहुत से लोग थे जो दे हैड द ट्रस्ट इन मी। मैंने 1-2 जगह जिक्र किया कि मेरा दिल करता है कि मैं CSS ट्राई करूं, लेकिन सर एक्चुअली एक हवा बना हुआ है CSS का, हाइप क्रिएटेड है
कि बहुत बड़ा CSS हुआ है। नहीं बिल्कुल कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी होती हैं, आप तो एक मुफक्किर बन जाते हो, फिलोसोफर बन जाते हो, तो उसकी वजह से डर लगता था। लेकिन जब मैं गई टीचर्स के पास, मेंटोर्स के पास, उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस ली कि स्टार्ट करना है CSS, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, जब उन्होंने बताया कि इस तरह से बुक्स आप स्टार्ट करें, इस तरह से स्टडी करें, आई फाउंड इट रियली ईजी, तो फिर उसका सफ़र स्टार्ट हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो हेल्प करी। तो नेचुरली इसका मतलब है कि आपको जो कुछ आपने किया, आप फोकस थी, यानी नथिंग हैपेंड हैपेजर्डली, यू आर फोकस। आपका कभी ये नहीं हुआ कि मैंने अब पढ़ लिया, मैं भी एक टीचिंग लाइन की तरफ जाऊं, कि मैं एक टीचर, जैसा आप टीचर से इंस्पायर होते हैं तो फिर आपके बंदे के खुद ज़हन में आता है, हम कहते हैं टीचर्स स्टूडेंट से इंस्पायर होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर से इंस्पायर होते हैं, तो एक बंदे के ज़हन में आता है। जैसे मैं था, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाऊँ, मुझे और कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मैंने कहा कि वालिद साहब को नहीं, मैंने टीचर बनना है। तो वो मुझे कहते थे टीचिंग में क्या रखा है, मैंने कहा आप देखिएगा जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो आपको जब आप देखेंगे शहर में रिस्पेक्ट होगी, एक इनर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ की। तो क्या आपके ज़हन में कभी ये ख्याल आया कि मैं टीचिंग की तरफ जाऊँ, या यू आर फोकस्ड कि मैंने CSS करना है? Sir, I must say that I was born to become a teacher because my mother is a teacher. और बचपन में क्लास में अक्सर पूछा करते थे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगी, तो कहता था मुझे इंजीनियर बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे आर्मी में जाना है। आई वॉज द ओनली वन इन माई क्लास जिसने कहा मैंने टीचर बनना है, एंड एवरी वन ऑफ माई फेलोज दे लॉफ्ड एट मी। फर्स्ट ईयर का मुझे याद है। तो टीचिंग का ये था कि काफ़ी साल पढ़ा कर मेरा शौक़ पूरा हो चुका था। मैं घर में भी पढ़ाती थी, मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, इवन दैट मैं बहुत छोटी एज से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सर्व माई कंट्री फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल, कि जहाँ पर अनएजुकेटेड पीपल को भी मैं डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको हेल्प कर सकूँ। तो टीचिंग ऑब्वियसली वो एक सेक्रेड प्रोफेशन तो है। ऑब्वियसली माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी फैमिली में बहुत सी टीचर्स हैं, तो उससे और एक कदम आगे बढ़कर मैं चाहती थी कि कुछ इस तरह से करूं कि जिसकी वजह से मेरे वालिदैन का और ज़्यादा नाम रोशन हो। क्योंकि मेरी जो मदर की जो टीचिंग जो प्रोफेशन है उसकी वजह से सियालकोट में कोई घर शायद ऐसा ना हो कि जहाँ पर कोई उनकी स्टूडेंट ना हो। बट आई वांटेड कि थ्रू आउट द कंट्री, इवन दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो। सो दिस वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये जो बात आपने की ना कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई बेटी कोई ऐसी नहीं है जो आपकी वालदा से पढ़ी ना हो। बिल्कुल यही चीज़ मैं फ़ख्र से कहूँगा कि शायद सियालकोट में कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ इंग्लिश का मेल टीचर या फीमेल टीचर हो और वो मुझसे ना पढ़ा हो। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी ये बहुत इज़्ज़त दी है। तो मेरे लिए ये, मुझे आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मेरी बातें हैं। यानी मैं भी जब बच्चा था मैं ये भी सोचता था, लेकिन यह है कि हर बंदे की अल्लाह ने एक फील्ड फिक्स की होती है। एक अगर सारे टीचर बन जाएंगे तो CSS कौन करेगा, सारे CSS करेंगे तो टीचर कौन बनेगा। सो यू हैव टू बी। मुझे याद है ये आपकी बात सही कि मैं इंटरव्यू दे रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन का डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। एक नेचुरल सिलेक्शन होती है ना, एक डायरेक्ट सिलेक्शन होती है ग्रेड 18 के लिए। तो अभी मेरी सिर्फ 8 साल सर्विस हुई थी लेक्चरर की, तो वैसे तो 15-16 साल बाद प्रमोशन होती है, लेकिन उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो बड़ा टफ मेरा इंटरव्यू था। मैडम शनावर डोगर थी, शी वाज लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल थी उस वक्त, और सरवर साहब थे वो सिविल लाइंस के प्रिंसिपल थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश। इन्होंने बड़ा टफ मुझे इंटरव्यू लिया पब्लिक। तो उसमें एक स्टेज आ गई, तो जब मुझे आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ना विद हर मैडम से, तो वो 4 मर्द थे, एक औरत थी, लेकिन वो हावी थी सब पे, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी। वो मुझे किसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रही थी कि ये चीज़ जो है ना ये ऐसे है, आपने इसको ऐसे मानना है। मैंने कहा मैम ऐसे नहीं है। कहती है मैं कह रही हूँ मुझे 35 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैं जो आपको कह रही हूँ। मैंने कहा मुझे सिर्फ 8 साल हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसे। कहती क्यों नहीं मानते आप? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि ये मैं 8 साल से गलत पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो मुझे नहीं आता मैं साफ कह देता मुझे नहीं आता। मैं गलत पढ़ाने से बेहतर है सच बोलूँ कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं कोई आसमान से लेके तो आया नहीं। इल्म तो माँ की गोद से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। तो मुझे कहती है वेल मिस्टर नसीर, यू शुड हैव बीन अ लॉयर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टीचर। तो मैंने उधर भी कहा, मैंने कहा बेग यू पार्डन मैम, टीचर्स मेक लॉयर्स, लॉयर्स नेवर मेक टीचर्स, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ टीचर। सो टीचिंग, जैसे आपने कहा कि मुझे शौक था, लेकिन फिर आपके जहन में आया कि मैं इससे भी ऊपर जाऊँ। डेफिनेटली टीचिंग जो कुछ भी है
स्टिल इट इज़ लिमिटेड। Exactly. लेकिन जिस फील्ड को आपने चुना है, यू हैव बिकम ए प्राइड फॉर दिस सिटी, यू हैव बिकम प्राइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपने जो पहले फोकस किया है, टारगेट सेट किया, फिर आपने उसके लिए जस्तजू की है। अब हम आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि जब आपने सोच लिया कि मैंने CSS करना है, उसके बाद सबसे मुश्किल मरहला, मैंने भी 3-4 साल पढ़ाया है CSS वालों को, तो मैंने देखा कि मुश्किल तरीन मरहला होता है जिसमें हमारे टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है। दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी तो वो है जो आपने पढ़ने ही पढ़ने, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उसकी सिलेक्शन आपने कैसे की? किसी ने गाइड किया या आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे? व्हाट वाज द थिंग दैट मेड यू सिलेक्ट दो सब्जेक्ट्स? और ये भी बताएं ऑडियंस को कि वो सब्जेक्ट्स कौन से थे जो आपने सिलेक्ट किए। सर सबसे पहले तो माय सब्जेक्ट्स वर पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडो पाक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर प्रायर टू एंटर इनटू एकेडमी मैं 1-1.5 महीना अपना एक बैकग्राउंड नॉलेज करके होमवर्क करके आई हुई थी, बिकॉज़ मुझे ये था कि एकेडमी इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई, और उससे पहले मेरे पास 1-1.5 महीना था, और मुझे वो एक तरह से कहते हैं ना कि दिमाग में कीड़ा था कि ये 1-1.5 महीना कैसे गुजरेगा। तो मैं या तो न्यूज़पेपर खोल के पढ़ लेती थी या न्यूज़ सुन ली या FPSC वेबसाइट खोली, वहाँ से सब्जेक्ट्स देख लिए। तो सर मैं सब्जेक्ट्स को एनालाइज करके अपना इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, जो मेरी डिग्रीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव में मैं देख कर गई थी। फिर जब आगे सर वारिस हैं, उनसे जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करती थी, स्टार्टिंग से पहले दिन से ही बात करती, सर कहते थे होला हाथ रखो, रिलैक्स हो जाओ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, पहले पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात पढ़ लो, जनरल साइंस पढ़ लो, देन अपने ऑप्शंस की तरफ सोचना। तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल किस में है, इंटरेस्ट किस में डेवलप हो गया। तो सर आई मस्ट से कि सर वारिस ने एक, वो कहते हैं ना कि बच्चे की उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उन्होंने उस तरह से गाइड किया और बताया कि दीज आर द सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स अगर ऑप्ट करोगे तो इसमें ये फ़ायदे हैं, इस तरह से तुम्हारा एप्टीट्यूड ऐसा है, तुम इसके साथ ऐसे जा सकती हो। सर आई रिमेंबर कि मुझे एनवायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने सर से बात की कि मैं एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट कर लूँ। सर ने कहा जाके ना पहले बुक्स देखो, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी टिल ग्रेजुएशन लेवल। बायोलॉजी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, केमिस्ट्री सिर्फ इंटर तक पढ़ी है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दैट सब्जेक्ट। तो सर बिल्कुल ठीक थे, मैंने बुक्स ली और मैंने एनालाइज़ किया, पास्ट पेपर्स देखे, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं था। फिर मैथ्स के लिए भी सर ने मुझे ख़बरदार किया कि ये ऑप्शन मत करिए, उस लेवल का मैथ्स नहीं है। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशंस करवा के गाइडेंस दी, एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी, कि वो एक बड़ी अच्छी सर ने ओवरलैपिंग स्ट्रैटेजी बताई और मैंने उसी के ऊपर काम किया। माशाल्लाह। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कि आपको ये कब पता चला, कैसे पता चला कि गाजी फाउंडेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो CSS के बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहा है, इसका पता कैसे चला आपको? सर ऑनेस्टली आई वुड से कि पहले दिन से मैं गाजी फाउंडेशन नहीं गई थी, बिकॉज़ फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैंने इंटरनेट से जो सर्च की, वहाँ से लोकेशन फाइंड करके आई वेंट टू एन अकेडमी, और वहाँ पर मैंने क्लासेस स्टार्ट की। सर वारिस वहाँ पढ़ाते थे। सर से वहाँ मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद जब सर चले गए तो वहाँ पर कोई इस तरह का माहौल नहीं था, या ऐसा था कि सर का जो पढ़ाने का वो एक इंस्पायरिंग किस्म का जो स्टाइल था, वो उससे आगे जो भी लेक्चरर या टीचर्स आते थे, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट मेथडोलॉजी। देन सर से मैंने डिस्कस किया, बिकॉज जो सर की सिस्टर है वो मेरी मामा की स्टूडेंट भी हैं और उनकी कलीग भी रही हैं स्कूल में, एंड सर हमारे ही एरिया में भी रहते थे। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर आप कहाँ आजकल पढ़ा रहे हैं, मैंने वहीं आना है। सर ने कहा था कि नहीं, जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, लेकिन सर मैं फिर भी सर के पीछे पड़ी थी, सर आप जिधर भी पढ़ा रहे हैं मुझे वहीं जाना है। देन फिर सर ने मुझे बताया कि आई एम टीचिंग हेयर इन गाजी फाउंडेशन, मैं परमानेंटली वहीं होता हूँ, दूसरी अकेडमी में जस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने आता था। देन आई वेंट देयर, और सर वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, पूरा एक रूम CSS स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वक्फ किया हुआ था, और वहाँ पर पूरा एक माहौल बना हुआ था। सुबह से शाम हम आते थे, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, और फिर वहीं से फिर हमारी प्रिपरेशन जो थी वो एक फोकस्ड और एक जिसको कहते हैं ना एक प्रॉपर लाइन पर लग चुकी थी। तो फिर मुझे एक सही डायरेक्शन मिली वहाँ से। बिल्कुल सही। सर वारिस जो हैं वो वाकई मेहनती है। ये मेरे पास आए थे जब ये ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे, पसफूर में पोस्टेड थे। जी सर। तो ये मेरे पास अचानक आए एक दिन मेरे घर और मुझे कहते हैं कि सर मैं MA इंग्लिश करना चाहता हूँ।
तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, कौन कौन नहीं कर सकते, तुम तो एक टीचर हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मुझे नहीं लगता। मैंने कहा कि जब वो पूछने आ गया ना वो कर सकता है, क्योंकि तुम पूछने आ गए हो ना, तो मैंने तो नहीं तुम्हें कहा मुझसे पूछो आके, तुम मसरूर से सोच के आए हो कि मैंने ये बात पूछनी है, फिर तुमने ये सोचा कि मैंने सर नसीर के पास जाना है। मेरी तुम्हारी कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है कि तुम मेरे बीए में स्टूडेंट थे या इंटर में, जैसा सर यासिर थे, तो ये तो नहीं था, ये तो टीचर था जब आया मेरे पास। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सिर्फ ये है कि हमारी एकेडमी का सिस्टम बहुत टफ है, यू हैव टू कम डेली। मैंने कहा मसरूर से मैनेज कर लोगे? ही सेड यस आई विल डू इट। मैंने कहा अगर तुम कर लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी देना यू विल डू इट, ठीक। तो देन ही डिड, और फिर उसने 2 साल पढ़ा और पूरी मेहनत से पढ़ा, और उसका नतीजा क्या निकला कि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, ठीक है। मैंने कहा देख लो, तुमने अपने उस्ताद भी तुम्हारा गोल्ड मेडलिस्ट है, तो भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। देखो आज तुम्हें अल्लाह ने वो इज़्ज़त दे दी है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम जिस दिन पहले दिन आए थे तुम्हारी आंखों में वो चमक थी। जब एक इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता ना कि मैंने ये करना है, क्योंकि जब खुदा ताला ने हमें पैदा किया है तो उसने कहा मैंने अपना इमेज दिया आपको, और खुदा के इमेज में तो वो खूबी हैं, तो उसमें से पता नहीं शायद 1% खूबियाँ हमारे में डाल दी, ठीक। उनमें से वो हेमिंगवे नहीं कहता उसमें ओल्ड मैन इन द सी में कि अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यानी तबाह हो सकता है, डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन योर विल कि मैंने करना क्या है। एक दफ़ा आप एक इरादा कर लें कि मैंने ये करना है, तो देन यू कैन डू इट। तो ये मैं अभी आपसे जब इनफॉर्मल बातचीत कर रहा था, मैं बता रहा था हमारी एक स्टूडेंट ने 700 से ऊपर नंबर लिए, तो वो उसने 700 से ऊपर नंबर लिए सिर्फ हमारे तक। आगे जब उसको इंटरव्यू की बारी आई तो वो लाहौर चली गई, उसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम मिस गाइड करते नहीं हैं। हमने ये नहीं कहा नहीं हमसे तैयारी करो, हमसे हमने कहा नहीं जो प्रॉपर जगह है वहाँ जाओ। और बैड लक उसकी हुई कि वो पता नहीं पास हुई नहीं हुई, लेकिन उसकी एलोकेशन नहीं, तो हमारे नज़दीक तो फिर वो ना हुई कामयाब। तो 2 बाद में वो लेक्चरर बन गई और वो टीचिंग लाइन की तरफ चली गई, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो सिर्फ एक्सप्लोर हो जाता है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है वन डे, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि एकेडमी का माहौल, उसका जिक्र तो आपने कर दिया, कितना टाइम आप एकेडमी में स्पेंड करती थी, और उसमें जो टाइम स्पेंड करती थी उसमें डायरेक्ट टीचर्स के साथ आपका कांटेक्ट कितनी देर था, और सेल्फ स्टडी जो है वो कितनी देर थी? सर गाजी फाउंडेशन का स्टार्ट मैंने किया था अगस्त के एंड पे, और ये फरवरी के स्टार्ट तक रहा, 6 मंथ्स। स्टार्ट में तो पहले दिन से ही सर टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, तो हमारे 2 लेक्चर्स हुआ करते थे फॉर 1.5 आवर, और 35 मिनट्स का एक टेस्ट हुआ करता था। तो ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का टाइम हुआ करता था स्टार्ट में। 1-1.5 महीना इतना टाइम चला। फिर ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होते गए उनके टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो दिन में 2-3 टेस्ट। लेकिन सर जो लास्ट के 2 मंथ्स थे, दिसंबर एंड जनवरी, सर आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन फैसल भाई इस बात के गवाह हैं कि इवन दैट वो भी एकेडमी नहीं आया करते थे, तो मैं आके एकेडमी के गेट पर खड़ी हो जाया करती थी। और मैं 8 बजे आती थी, और समटाइम्स ऐसे होता था 9:30-10 बज जाते थे सर, सर्दियों की रातें। और उस वक्त सरवारिस बैठा करते थे, वो टेस्ट चेक कर रहे होते थे या मैं अपने फादर का वेट कर रही होती थी। तो इस तरह से ये 12 घंटों से ऊपर का टाइम बन जाता है एकेडमी के अंदर। मेरी आधी बुक्स भी एकेडमी में पड़ी हुआ करती सर, चाय का दौर चला करता था, आपको याद हुआ करे, आपके ऑफिस के साथ ही हम बनाया करते थे। तो जो स्टडी थी वो भी एकेडमी में ही हुआ करती थी एंड में जाकर। तो अगर 6-7 घंटे की क्लासेस हैं तो 6-7 घंटे की स्टडीज़ एकेडमी में ही थी। लेकिन जो स्टार्ट का टाइम है उसमें यह है कि 3-4 घंटे एकेडमी में रहते थे, बाकी 6-7 घंटे घर में स्टडी किया करते थे। तो इसको अगर हम एवरेज ले लें तो जो अपनी सेल्फ स्टडी है वो 6-7 घंटे से ज़्यादा शायद ना हो, इतनी ही एवरेज स्टडी है। वो 12-12, 18-18 घंटे वाला फार्मूला शायद मेरे पे अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन सर मैं जो क्लासेस का टाइम होता है या जब हम कलीग्स आपस में डिस्कशन किया करते थे, मैं उस टाइम को भी कंसिडर किया करती थी कि ये भी स्टडी का टाइम ही है। तो ये मेरा टाइम का रूटीन रहा था। सर यासिर और सर वारिस, मेरे ये 2 मेन टीचर्स थे जिन्होंने मेरे साथ भी पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट भी हैं और आगे उन्होंने मेरे साथ काम भी किया। सर वारिस ने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन सर यासिर तो माशाल्लाह 17 साल मेरे साथ पढ़ाते रहे। तो आपने इनको एज ए टीचर, एज प्रोफेशनल्स कैसा पाया?
सर एज ए टीचर्स देखा जाए तो सर दे आर मोर देन टीचर्स। मैं उनको मेंटोर्स, टीचर्स, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर्स भी थे मेरे लिए। कॉन्स्टेंटली सर हर वीक मोराल डाउन होता था सर, ये दोनों टीचर्स हमारा मोराल अप रखा करते थे, हमें एनर्जेटिक रखते थे। तो हम तो इनको समझते थे कि हम हमारे एक तरह से गुरु भी रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया। तो सर मेरे पास तो बस अब अल्फाज ही नहीं है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि वो क्या थे मेरे लिए। अभी भी सर जब भी उनसे बात होती है, उनसे मुलाकात होती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको रिवॉर्ड करने के लिए, बस ये है कि मैं आपकी जो मेहनत है उसको बस दुनिया तक बताऊं और आपके नाम रोशन करने में जो थोड़ी बहुत अगर कसर रह भी गई और भी उसमें ज़्यादा इजाफा करूं। सर इससे ज़्यादा आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। वेरी गुड। आपने तो मेरा सीना भी चौड़ा कर दिया, क्योंकि वो अगर आपके उस्ताद हैं तो मैं दादा उस्ताद हुआ। तो सर मैं अभी मैं अपनी मदर के साथ आ रही थी तो रास्ते में मैं मामा को बता रही थी, बिकॉज़ वो तो आपसे पहली दफ़ा मिली है। मैं कह रही थी वो सर नसीर के स्टूडेंट सर यासिर थे, सर यासिर के स्टूडेंट सर वारिस। मामा कहती है और सर वारिस और सर यासिर के स्टूडेंट आप, तो इस तरह सर नसीर मेरे दादा उस टीचर हो गए। तो वो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। असल ये वो लोग हैं जिनको मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, इनको मैंने उंगलियां पकड़ के चलाया है, ख़ास तौर पे सर यासिर को, कि इनको एक एक छोटी छोटी। और सर यासिर ने जब भी मसलन वो गए हैं करने के लिए, एमफिल करने के लिए या पीएचडी के लिए, मैंने सबसे ज़्यादा उनको पीछे से पुश किया क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मुझे शौक़ था, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो इतनी गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें विद फुल पे छुट्टी मिल जाती है फॉर एमफिल और पीएचडी। तब हमारे ज़माने में जब हम यंग थे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब तो हम अपनी सर्विस के, मेरी तो 4 साल सर्विस रह गई है, हम अपनी सर्विस के एंड पे पहुँचे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे लिए जब मेरे इन शागिर्दों का जिक्र होता है और तारीफ़ से होता है, मैं आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने जस्टिस की और वो आगे से जस्टिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब देखें ना, गाज़ी फाउंडेशन को हमने बंद कर दिया है फॉर सम रीजंस, उसकी जगह हमने कायद-ए-आज़म अकेडमी को उसके मुतबादिल नाम रख लिया कि कायद-ए-आज़म अकेडमी, विच इज़ जस्ट चेंज ऑफ प्लेस, नॉट द पैशन, नॉट द टीचर्स। सारे वही हैं, पैशन भी वही है, टीचर्स भी वही हैं, दुआएं भी मेरी उनके साथ हैं। दो आई एम नॉट टीचिंग देयर बट आई एम ऑलवेज देयर। मेरी स्पिरिट्स जो हैं वो हर वक्त वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, इसके आगे फिर हम चलते हैं कि आप ये बताएं कि आपने गाज़ी फाउंडेशन में भी पढ़ा, आपने दूसरी एकेडमीज़ में भी, आपने ख़ुद कहा कि मैंने आप गाज़ी फाउंडेशन आने से पहले मैं दूसरी एकेडमीज़ में भी गई, तो कोई डिफरेंस आपको नज़र आया या ऑलमोस्ट सेम पैटर्न था? सर देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट्स व्हाई एंड पे जाकर मैंने एक ही एकेडमी को फिर कंटिन्यू किया। मैंने खैराबाद कह दिया दूसरी एकेडमी को, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉस देयर। मैंने ये सोचा कि ये मेरा क्रिटिकल और क्रूशल टाइम है, मुझे अपना लॉस बेयर कर लेना शायद गवारा था, लेकिन एक क्वालिटी टीचिंग आपको मिल रही है और पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पर फिर मैंने सोचा कि आई मस्ट इन्वेस्ट माई लास्ट 3-4 मंथ्स हेयर। तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो था। दूसरा ये कि सर वहाँ पर जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, वो यही था। इट वाज नॉट लाइक आप कह सकते स्कूल या एकेडमी नहीं थी, इट वाज लाइक होम सर। लिटरली जब गाज़ी एकेडमी, गाज़ी फाउंडेशन जब बंद हो रही थी सर, उसकी जो डिमोलिशन हो रही थी, लिटरली सर वी वर क्राइंग बिकॉज इट वाज लाइक अ सेकेंड होम फॉर अस। सर मेरा तो दिन गुजरता ही पूरा वहाँ पर था, हमारा खाना भी वहीं होता था, चाय भी चलती थी, क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट्स, इवन दैट हम स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते थे, समटाइम्स हम फ़न भी करते थे वहाँ पर अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक उसका ऑरा ही और था। आप सोचेंगे फिर जिसने 30 साल वहाँ पढ़ाया है सर उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये फैसला। सर आपके लिए और बहुत हार्ड डिसीजन था। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो लेक्चरर है अब हाजीपुरा कॉलेज में, वो हमारे पास इधर आई पढ़ी, वो दूसरे शहर से थी, वो हमारे आई, मैं नाम नहीं लेता उसका, लेकिन वो आई, वो आके उसने 2 साल पढ़ा हमारी एकेडमी में और बड़े दिल से पढ़ा। हमारा एक्चुअली टीचिंग सिर्फ इज़ नॉट इनकलकेटिंग नॉलेज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट्स अ नेम ऑफ अ सिस्टम। आप सिस्टम क्या देते हैं अगले को, बच्चे को, जिसमें वो ग्रूम करे। उस बच्ची को इतना हमने पढ़ाया, इतनी मेहनत कराई कि हमारी एकेडमी में उस वक्त उस साल की वो टॉपर बनी। जब वो टॉपर बन गई तो यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन थी उसकी 3 नंबरों से, और वैसे एकेडमी में वो टॉपर थी। तो जिस दिन वो लास्ट डे था, वो जाने लगी, तो
उसको समझ ना आए। अक्सर बच्चियाँ आती हैं लास्ट डे जब होता है ना, तो 2 साल गुजारे होते हैं, बिल्कुल घर का माहौल मिलता है उनका। उनके तो वो खाने भी खाती थी ना, तो चावल नीचे गिराती, तो मैं आके उठाता था। मैं कहता था मैं आपका बाप हूँ, मैं उठाऊँगा, आप ना उठाएं, आप मेरी बेटी हैं। तो मैं उस बच्ची ने, तब वो लॉन थे छोटे छोटे बने हुए, क्यारियाँ बनी हुई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहती मुझे कुछ ऐसा दे मैं अपने साथ लेके जाऊँ। मैंने कहा इतना इल्म तुम्हें दिया, दुआएं दी, सब कुछ तुम्हें दिया, ये लेके जाओ। तो उसको समझ ना आई, तो वो अंदर गई किचन में जाके ना, एक छोटा सा प्लास्टिक का पाउच सा लेके आ गई, ठीक है, और उसने वहाँ से मट्टी उठाई और वो मट्टी उसके अंदर डाली, और डाल के तो मुझे आके कहती सर ये मट्टी मैं लेके जा रही इस घर, और ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी कि मेरे लिए ये। तो ये जैसा आपने कहा कि हमारे लिए वो अपना घर था, ये था, असल में मेरे वालिदैन ने, जिस दिन मैं इस प्रोफेशन में आया था ना, तो मेरी वालदा ने, जो कि मैं अकेला बेटा था, 5 बहनों का एक भाई, सबसे छोटा, मेरी 5 बड़ी बहनें थी, मैं सबसे आखिरी था। तो मेरी वालदा ने मुझे, जब मैं पढ़ाने निकला ना फर्स्ट डे, तो मेरी वालदा ने कुरान के नीचे से मुझे गुजारा और मुझे कहा कि बेटा मेरी एक सिर्फ दरख्वास्त है, कभी किसी बच्चे की बद्दुआ मत लेना। बस ये एक बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी, एंड देन इट्स नाउ ऑलमोस्ट 31 ईयर्स। शुक्र है अल्लाह का, कभी किसी बच्चे ने बद्दुआ नहीं दी होगी। दुआ अगर नहीं दी तो बद्दुआ ज़रूर नहीं दी, क्योंकि मैंने कभी अपने, और ये मेरे आपके सामने जीती जागती तस्वीरें, ये टीचर्स सर यासिर, सर वारिस, सर तैयब उस्मानी, ये सब लोग वो हैं जो मेरे पास आके बैठते हैं और मैं इनको मोटिवेट करता हूँ कि इस तरह आपने ज़िंदगी जीनी, इस तरह बच्चों को जब आपने पढ़ाना है, आपने ये भूल जाना है कि ये उसकी कामयाबी है। आपने ये ज़हन में रखना मेरी काम, ये पेपर वो नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। फिर आप देखिएगा आपका जो लेवल ऑफ टीचिंग होगा खुद ब खुद हाई हो जाए। सो बड़ी खुशी हुई मुझे ये बातें सुन के कि आप इन टीचर से बहुत मुतासर हुई। अब मुझे ये बताएं कि आपने जब रिटन एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम की जो एक फ़ियर होता है और फिर रिटन एग्ज़ाम का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के ऊपर गाज़ी फाउंडेशन की प्रेपरेशन का कितना असर आपको फ़ील हुआ कि अगर मैं वो टेस्ट ना देती, अगर वो पैटर्न ना मेरा होता, मेरी प्रेपरेशन वैसी ना होती, तो मैं ऐसा ना कर सकती। तो कितना इस चीज़ का इफ़ेक्ट था? सर मैं ऑन एंड ऑफ हर सेशन में बताया करती थी। मुझे जो लगता है कि मेरी जो रिटन के मार्क्स में जो चीज़ एक्सेल करी, वो मेरा डेली टेस्ट देना था। और सर आपकी एकेडमी के अंदर तो सिर्फ CSS ही नहीं है, मैं इंग्लिश और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट के बगैर तो उनकी एंट्रेंस ही नहीं होती थी क्लास में। सो आई फील कि जो मेरा टेस्ट सेशन था डेली बेसिस पर, जो रिटन प्रैक्टिस थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प उसने किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था, तो उस दिन मुझे फ़ील नहीं होता था कि आज मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी थी। सेकेंडली सर क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने का जो सर ने तरीका बताया और जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल था, आपने 3 पेन पकड़ने हैं, राइट हैंड से लिखना है, वहाँ से स्वाइप करना है। सर इस हद तक सर वारिस मुझे बताया करते थे कि इस दफ़ा तुम्हारा टेस्ट ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि ये वाली हेडिंग तुम्हारी यहाँ हो, इसको तुमने इस वाले मार्कर से लिखना है, ब्लैक पेन के साथ अंदर प्रोमिनेंट चीज़ें करो। तो सर हर चीज़ जो है वो एक्सेल करती है। मतलब इसी को आप इन्वॉल्वमेंट कहते हैं ना, कि वो टीचर ये नहीं देख रहा कि ये निदा कर रही है, वो टीचर ये देख रहा है कि मैं करवा रहा हूँ, सर, और ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने जब कामयाब होना है तो वो नेचुरली टीचर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सर इवन दैट वो न्यूज़पेपर्स के सर डेली टेस्ट किया करते थे। डेली न्यूज़पेपर जो हमने पढ़ना होता था, डॉन का एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस, सर आते थे, कहते थे न्यूज़पेपर पकड़ाओ मुझे, और सर ने वहाँ से एक नज़र देखकर हमें क्वेश्चन दे देना होता था। सर मेरा नहीं ख्याल कि शायद न्यूज़पेपर कभी कहीं पर कोई टेस्ट लेता हो, सर उसका भी वो हमसे टेस्ट लेते थे। और इसके अलावा सर और क्या कहूँ सर, लेक्चर्स तो उनके मार्वलस हुआ ही करते थे बिल्कुल। और डेली लाइफ एग्जांपल्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही हैं उसका रेलेवेंस, फिर पाकिस्तान की हर चीज़ उसका रेलेवेंस, और सर जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स होकर जो थिंकिंग होती है, और साथ साथ सर फ़न भी क्रिएट किया करते थे ताकि हम बोर भी ना हो। और अभी मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ तो मेरा भी स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। मेरी कोलीग्स अगर मुझे सुनती है, कहती हैं यू आर कॉपीइंग सर वारिस, तो मैं कहती थी जाहिर है, जब हमने काफ़ी महीने सर को सुना, सर को देखा, और सर ने जो जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस करवाई, तो वो इनकलकेट हो चुके थे हमारे टीचिंग स्टाइल में भी, लिखने में भी, बोलने में भी। तो सर इस हद तक उनका इन्वॉल्व। और इंग्लिश का जो 2 पेपर हैं, नेचुरली इंग्लिश कंपलसरी, इसको प्रेसी राइटिंग हम कहते हैं, और ऐसे राइटिंग,
ये 2 पेपर आपको सर यासिर ने तैयार करवाए। जी सर। उसके बारे में भी कुछ मुझे बताएं। सर जो सर यासिर थे उनका जो स्टाइल था वो बड़ा कूल और धीमे मिजाज वाला स्टाइल था, लेकिन सर वो टेस्ट हम लिखते थे और अगले दिन वो वापस करते तो वो रेड से भरा होता था, इतनी मिस्टेक्स सा निकालते थे। तो कहते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पेपर देखते थे, हमें टेंशन होती थी, कहते कोई बात नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, कि आपकी मिस्टेक्स हैं, इसकी करेक्शन के लिए वो किया है। सर इवन दैट मुझे स्पेलिंग्स का इशू था, बिकॉज आई हैड साइंसेस बैकग्राउंड, तो मुझे स्पेलिंग्स समझ नहीं आते थे। बाकी ग्रामर तो मेरी ठीक थी, वो स्ट्रक्चर इतना इशू नहीं था, लेकिन सर ने स्पेलिंग्स ठीक करने के लिए भी मुझे वो चीज़ प्रैक्टिस करवाते थे, फिर समझाते थे, क्योंकि सर को वो जो वॉइसेस हैं उसका भी बताते थे, इसको इस तरह से बोलते हैं, अगर ऐसे आप बोलोगी तो आपको याद होगा। इस हद तक सर ने वो हेल्प करवाई। तो ये चीज़ें एग्जाम्स में जब आप लिखते थे पेपर, तो ये सारी चीज़ों ने फ़ायदा दिया वहाँ? सर बहुत फ़ायदा दिया सर। डेली बेसिस पर मैं खुद से ही ट्रांसलेशन करके ले जाती थी, हालांकि सर ने अब ज़ाहिर हर टीचर ने अपना एक मेथोडोलॉजी और एक वो फॉलो करना होता है स्ट्रक्चर। तो मुझे जिस चीज़ में वीकनेस फील होती थी, लाइक ट्रांसलेशन में इशू होता था, तो वो मैं खुद से ही कहीं से पैराग्राफ करके ले जाती थी और सर को ऐसे ही डरते डरते सबमिट करवा देती थी। तो सर कहते थे आई विल चेक इट, और अगले दिन चेक करके सर ने बता देना होता था। तो जितना हम करते थे वो कहते थे आप करके ले, अगर आओ प्रेसी लिख कर लाओ, कंपोजिशन करो और मुझे चेक करवाओ। पैराग्राफ राइटिंग में सर ने बड़े बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करवाई हैं, और ऐसे कभी सर ने पहले पैराग्राफ राइटिंग करवाई, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर सर ने वो इंटरकनेक्टेडनेस, कोहेरेंस, राइज एंड फॉल ऑफ द एसेस, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, एक एक चीज़ सर ने पेन पकड़ कर लिखना सिखाया। तो सर नो डाउट दे आर द जेम्स, और गॉड ब्लेस। इसके बाद फिर आपने रिटन टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप चले गए इंटरव्यू के लिए। फिर आपने लाहौर जाके मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन की, वहाँ आपने तैयारी की, ये की, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और उसमें और गाज़ी फाउंडेशन, क्या गाज़ी फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन थी उसने इंटरव्यू में भी आपकी को मदद की, या वो सिर्फ रिटन टेस्ट तक था? ये फ़र्क बताएं। और दूसरा ये बताएं कि जो आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, प्रिपरेशन की इंटरव्यूज़ के लिए, वो कैसी थी आपकी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सर नो डाउट द इंटरव्यू जर्नी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी था, बहुत उसमें मज़ा आया। एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो में जाकर चीज़ें चलती हैं, बिकॉज़ रिटन में हमने लिखने की प्रैक्टिस की, और वो जितना भी मुश्किल था रिटन हमारे लिए, फिर भी सर हम बचपन से रिटन प्रैक्टिस करते आए हैं, हम चीज़ें लिखते आए हैं, लेकिन सर हमें एक्चुअली जो इशू होता है वो बोलने का होता है, कि हमें स्पीकिंग स्किल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बेशक हम उर्दू भी बोले, हम उस तरह से नहीं बोल सकते, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वहाँ पर भी हर्डल्स है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से पैनिक अटैक्स रिटन में आते हैं सर, नो डाउट, ट्रस्ट मी, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं अल्लाह करे सब को कामयाब करें, लेकिन जब आप इंटरव्यू फेज़ में जाओगे आपको रिटन एग्ज़ाम ईजी लगेगा। लेकिन सर आपकी जो सेकंड बात का जो आंसर है वो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिटन एग्ज़ाम का जो आपका इल्म है, या जिस तरह से डेप्थ ऑफ नॉलेज आपने प्रिपेयर किया, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। बिकॉज आई वेंट टू लाहौर एंड आई अटेंडेड सेवरल अकेडमीज़। इसमें भी सर वारिस ने मुझे मशवरा दिया, इसमें भी सर ने कहा कि निदा जहाँ पर भी तुम्हें जो अकेडमी लगती है कि दैट दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, जाओ। डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, डोंट वरी अबाउट योर स्केजुलिंग, तुम जाओ और डेली बेसिस पर 2-3 अकेडमीज़ में जाओ। तो सर मैंने 5 अकेडमीज़ मैंने ज्वाइन की, पहले 2 मंथ से एक अकेडमी गई, फिर एक और जगह, मैंने डिफरेंट जगहों पर प्रैक्टिसेस की, और ये भी सर का मशवरा बहुत फ़ायदा हुआ। सर वहाँ पर भी सर वारिस अपना रोल प्ले करते रहे। अक्सर वीकेंड पर या 2-3 वीक्स के बाद वो जूम क्लास ऑन कर लेते थे, मुझे और एक और कलीग्स हैं उनको वो डिफरेंट टॉपिक्स पर उधर भी लेक्चर देते थे, वहाँ पर भी गाइड किया करते थे। तो एंड तक जाते हुए भी सर ने इंटरव्यू प्रैक्टिस में काफ़ी हमारी हेल्प की। दूसरी बात ये है कि सर वहाँ पर जितने हमारे जो कलीग्स थे, फेलोज थे, दे वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू प्रोसेस में आपका डिफरेंस वो होता है ना, तो वो मुझसे ये पूछा करते थे, एकेडमी के टीचर्स भी पूछा करते थे, आपने कहाँ से पढ़ा है? क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को या जो एस्पायरेंट्स हैं या जो क्वालिफायर्स हैं, दे हैव सुपरफिशियल नॉलेज। आपको अंदर तक डेप्थ ऑफ नॉलेज का पता है, आपको पता है स्ट्रक्चर क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो जो डेप्थ होती है उस चीज़ का पता है। फिर मैं बताया करती थी कि आई स्टडीड फ्रॉम
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैंने CSP से नहीं पढ़ा, और ये बहुत तो मैंने मैटर करता डेप्थ है। ऑफ नॉलेज के ऊपर काम किया, तो ये चीज़ सर डिफरेंस करती है ऑब्वियसली। ये मैंने आपने अगर वीडियोस मेरी देखी थी जो CSS प्रिपरेशन के जी बारे सर। में थी, उस पर मैंने ये पॉइंट कहा था कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली सर। आप प्रिपरेशन जब करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जिस तरह हम मेडिकल फील्ड में मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जो जिस फील्ड का माहिर है उसके पास जाते हैं, तब हम कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह टीचिंग भी जो है ना, बेसिकली चाहे वो CSS हो, CSS करने के आप देखो ना, माशाल्लाह आपने CSS कर लिया, यू कैन टीच, यू कैन गो टू एनी अकेडमी, यू कैन टीच देयर, लेकिन आप एक जनरल पिक्चर देंगे। एग्जैक्टली। वो जो प्रिसाइज एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट है, वो वही टीचर दे सकता है जो उसका स्पेशलिस्ट होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदर देन हार्ड वर्क, प्रेपरेशन, जो चीज़ें जो रूटीन मैटर्स हैं, वॉज देयर समथिंग एडिशनल एक्स्ट्रा दैट गाजी फाउंडेशन और द एटमोसफियर ऑफ गाजी फाउंडेशन प्रोवाइडेड यू? Sir, I would again say it was like a home. स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर अगर आपको कहीं से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है तो वो वैसी थी वहाँ पर। मतलब कंफर्टेबल आप फील करते हैं, बिल्कुल। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कि आप जिस जगह भी बैठे, अब यहाँ अगर आप बैठे हैं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू विल बी, आपकी जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन ये कि अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो स्टडीज़ हैं उसके लिए, जो अब फ्यूचर के बच्चों के लिए, जो बच्चे करना चाहते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जिनके ऊपर उनको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे शुड फोकस इफ़ दे आर एस्पायरेंट ऑफ डूइंग CSS? Okay, aspirants, if you want to excel in this exam, तो बहुत सारी चीज़ें तो वही सेम है जो अक्सर डिफरेंट CSPs बताया करते हैं, मैंने भी डिफरेंट वीडियोस में बताया। आई वुड अगेन रिकॉल दोज टिप्स। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। सिर्फ CSS नहीं, कोई भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है, इट इज़ द हार्ड वर्क द ओनली की टू सक्सेस। बाकी चीज़ें उसके अंदर एडअप करती हैं, ठीक है, वो वैल्यू ऐड करती हैं, जिसमें आपने स्किल सेट डेवलप करना है अपना। CSS के लिए बेसिक चीज़ स्किल सेट की डेवलपमेंट है, दैट इज़ आपकी इंग्लिश राइटिंग। और इंग्लिश राइटिंग आपकी डेवलप होगी आपकी इंग्लिश रीडिंग से। आपने अच्छी इंग्लिश बुक्स पढ़नी है, ठीक है, अच्छे ऑथर्स की, जो FPSC रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके ऑथर्स की पढ़िए, इंटरनेशनल ऑथर्स की पढ़िए, प्लस उसके साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़ सुने। हालात हाज़रा पर आपकी एक तनकीदी निगाह होनी चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो जानी चाहिए कि आपको किसी भी डोमेन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको फ़ौरन से क्रिटिकली एनालाइज करके आप उसको लिख लें। देन उसके बाद यह कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे नहीं है कि आपने एक टॉपिक पकड़ा और आप उसको लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं। लेक्चर लें, उसके बाद टाइम बाउंड राइटिंग प्रैक्टिस करें। यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स विद इन 35 मिनट्स। लोग 1.5-2 घंटे में वो क्वेश्चन लिख कर जाते हैं। तो टाइम बाउंड आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, आपकी इस तरह से एक वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस नहीं होगी। और लास्टली अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना सीखें, दैट हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, सजेशंस हैं। और इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं। वो गलती ये करते हैं, दे राइट व्हाट दे नो, एक्चुअली दे हैव टू राइट व्हाट एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड। आप वो नहीं, exactly आपकी कथा कलामी होती है। इसको हम अपनी एजुकेशन की ज़बान में या टीचिंग की ज़बान में कहते हैं कि नॉट व्हाट बट हाउ। एग्जैक्टली। एग्जामिनर इज़ नॉट कंसर्न विद व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट इज़ दैट मटीरियल, यस सर, how you are writing. How means according to the question. एग्जैक्टली। If you are following the question properly. अभी आपने कहा ना कि ये जो एक क्वेश्चन को, जो बच्चों को आप कह रहे थे कि अटेम्प्ट करना, that is the main skill that they have to learn. किताबों की किताबें, मैंने देखा है लोग 3 दफ़ा CSS के एग्ज़ाम्स देते हैं, नहीं पास होते, और कई फर्स्ट टाइम पेयर होते हो जाते हैं। डिफरेंस ये है कि, और ये चीज़ आती है थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रॉपर गाइडेंस। और आपकी बातों से मुझे पता चला कि आपको प्रैक्टिस भी इसकी खूब करवाई गई और गाइडेंस भी दी गई। सो इसका मतलब है कि अगर सिमत रास्ता इंसान सही चुन ले तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। तो लास्ट एक और बात कहूँ, हमेशा मैं कहती हूँ CSS इज़ अबाउट स्मार्ट वर्क। यस, हार्ड वर्क तो आप करेंगे, लेकिन
क्या फ़ायदा हार्ड वर्क करने का? आपके उस हार्ड वर्क को अगर अच्छे तरीके से आपने उस मेथड में प्रेजेंट नहीं किया जो एग्जामिनर्स चाहते हैं, आपके उस हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। उतना पढ़ें जितना रिक्वायर्ड है और प्रैक्टिस करें लिखने की। द रेस्ट यू शुड हैव अ फेथ इन अल्लाह। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा, क्योंकि खुदा का वादा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि वो आपकी मदद करता है, बस आपने हिम्मत करनी है। और जो चीज़ में आपको कामयाबी नहीं मिल रही वो भी, उसको भी आप समझ लें कि खुदा की कोई ना कोई इसमें हमारे लिए हिकमत है जो हमें इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। छोटी सी बात है जी, वो ये है कि ये काफ़ी डिफरेंट बात करूँगी, लेकिन मैं अक्सर इसको कहा करती हूँ और मेरा इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है। वो ये है कि इल्म शेयर करने से कभी भी कम नहीं होगा। आप जो पढ़ें आप उसे दूसरों को, अपने साथ कोलीग्स को, फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। ये मेरी बचपन से हैबिट रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स से, फैमिली में बहुत से लोगों से सुना था कि डोंट शेयर योर नोट्स, डोंट शेयर योर जो कंटेंट है, अपने पास भी कुछ रखो। मैं कहती थी इल्म सर ये आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है। मेरी वालदा कहा करती थी। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो मैं रोज़ क्लास में अदा करता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ ना कि एक बच्चा फ़र्ज़ करें कह देता है, मेरे पास कई दफ़ा स्टूडेंट आती हैं BS की कि सर मेरा पिछला लेक्चर मिस हो गया तो आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। तो मैं उनको कहता हूँ किसी कोलीग को पूछें, अपने किसी ऐसे ही फ्रेंड्स को कहीं करा दें। सर वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने एक दफ़ा क्लास में लेक्चर दिया बच्चों को, मैंने कहा आपको ये अंदाज़ा नहीं है, आपको जब कोई कहे ना कि मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, उसको कोई इधर आओ मेरे पास बैठो, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ये पढ़ाता हूँ। आप देखना जितना जब आप पढ़ाओगे ना आप खुद डबल लर्न करो। सर ऐसा होता है। ये इल्म जो है ना जितना आप देते हैं उतना बढ़ता है, इसके देने से कभी कम नहीं होता। ये अब ये देखें ना, ये इल्म है, मैं 30 ईयर्स से या 31 ईयर्स से ये इल्म दे रहा हूँ, तो कम तो नहीं हो रहा। और मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश ही है कि मेरा जब सांस निकले वो उस वक्त भी मैं इल्म ही दे रहा हूँ, ताकि दुनिया को कम से कम मैं जब जाऊँ तो लोग कम से कम एक चीज़ याद रखें, आई जस्ट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज ए टीचर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रिंसिपल बनूँ, वाइस प्रिंसिपल बनूँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ का मुझे होगा कि मुझे लोग याद रखें कि ही वॉज ए गुड टीचर। दैट वुड बी द बिगेस्ट क्रेडिट दैट आई कैन टेक विद मी। ठीक, एक और क्वेश्चन ये कि अब आपने माशाल्लाह अपना टारगेट तो अचीव कर लिया, अब आप आ गई प्रैक्टिकल, अभी माशाल्लाह आप ट्रेनिंग में जाएंगी और उसके बाद आपने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन चुनी है, ये भी सेल्फ चॉइस थी या इसके पीछे भी कोई वजह थी, या और भी तो फील्ड्स थी बहुत सी? तो लड़कियों के लिए फॉरेन सर्विस भी होती है और दूसरे महकमों में चली जाती है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन ये बाई चॉइस ली है या आपको वैसे एलोकेट हुई है? सर इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करें तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी टॉप प्रेफरेंस है। मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती तमाम ग्रुप्स एक जैसे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करते हैं इस जज्बे से करते हैं कि आपने आवाम को सर्व करना है, इस स्टेट को सर्व करना है, तो आप हर डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है। लाइक पुलिस सर्विस वाज माय सेकंड प्रेफरेंस एंड कस्टम्स वाज माय थर्ड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूनिफॉर्म जॉब का भी शौक था। तो मैंने सोचा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना हुई तो पुलिस या कस्टम्स तो मुझे मिल ही जाएगा। देन मैंने 5th नंबर पर फॉरेन सर्विस रखी थी, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो आउट ऑफ दिस कंट्री। मुझे था कि मुझे अपने जो हमारी आम आवाम है ग्रास रूट लेवल पर जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करना है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कंट्री को ही सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपके अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनको जिस तरह से आप हेल्प करें, वो हेल्प करके सर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, उससे जो सुकून मिलता है, आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट दैट। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि ये वो बातें हैं, देखें कोई भी इंसान जब कामयाब होता है ना तो उसके पीछे कोई सोच एक होती है। ये वो पॉजिटिव बातें हैं इंसान की। देखें ना, अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत बड़ी बात होती है कि अपने मुल्क से मोहब्बत, वरना हम लोग कामयाब हो गए, हमारे पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा ब्रिलियंट ब्रेन जो है वो बाहर है। और अगर एक बच्ची जो है वो ये सोचती है कि मैंने अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क को सर्व करना है, ठीक है, नेचुरली जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं ये टॉप लेवल पे है, सबसे टफ भी यही है, यानी सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो पब्लिक डीलिंग है वो इसी में आती है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसमें है, सबसे ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग इसमें है, यानी आपने क्या है पूरा मुल्क आपने चलाना है, ठीक है।
सो इट मीन्स कि दैट वाज योर चॉइस एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपने खुद चुना एक प्लान करके कि मैंने ये करना है। अब आखिरी मेरा क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं बच्चों के लिए, कोई लास्ट फाइनल मैसेज जो आप इन फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, प्लस जो ज़रूरी नहीं कि CSS कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हु आर इन एनी फील्ड, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? जी, स्टूडेंट्स, अगेन आई वुड से कि लाइफ में कुछ भी आपने अचीव करना है, आप सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, आप उसको अचीव कर सकते हैं अगर वाकई आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपने साथ ऑनेस्ट हैं और अपनी तरफ से सारी मेहनत कर दें। आपकी तरफ से जो डिमांडिंग चीज़ है, फैक्टर है, वो आपकी मेहनत है और वो सर तोड़ मेहनत करनी है आपने। द रेस्ट इज़ विद अल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए वो बेहतर समझा होगा तो वो अल्लाह ताला आपको देगा। आई हैव सीन सर, देयर आर सो मैनी पीपल कि जो थर्ड अटैम्प्ट करके भी, आई कंसिडर देम दैट दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन मी, लेकिन अल्लाह ताला को शायद उनसे ज़्यादा बड़ा काम लेना है। वो हो सकता है किसी और फील्ड में जाकर ये सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा बड़ा काम करे और वो उसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। तो ये चीज़ इंसान को समझनी चाहिए कि जब आप पूरी मेहनत करके भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते, देन आप ये समझे कि इसमें मसलहत नहीं है, आप किसी और बेहतर काम के लिए चुने गए हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले ये फेथ अपने दिल में रखें और जो क्राइटेरिया है वो आपकी मेहनत है, सिर्फ मेहनत किसी भी फील्ड में। और इसके साथ जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो ये है आपकी कर्टसी, आपके जो मॉरल्स हैं, अखलाक हैं। आप प्लीज़ जो अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आया करें, इंसान को इंसान समझें। अगर आप कुछ अचीव कर भी लेते हैं फिर भी आप वही रहें जो आप हैं, नेचुरल रहें, बिकॉज़ अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आपसे छीन भी सकता है। आपके पास अगर अथॉरिटी या पावर आ गई है, सिर्फ एक सांस की देर है, वो आपसे छीन सकता है। इंसान तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने आपको इसीलिए अथॉरिटी या पावर दी है कि उसने आपसे काम करवाना है, अपने प्यारे बंदों की मदद के लिए करवाना है। तो अगर ये जज्बा आप अपने दिल में रखेंगे तो सर ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत आगे तक आपको लेकर जाती है। अदरवाइज़ इंसानों में तो कैपेबिलिटी नहीं होती, अल्लाह ताला ही नवाजता है। तो अपने आप को कर्टियस रखें, डाउन टू अर्थ रखें और हर वक्त हेल्पिंग मोड में रहा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत खूबसूरत बातें सुनी निदा की और आप सब के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये सिर्फ एक बहाना था कि हम अपनी बेटी के साथ बैठें और बैठ के उससे पूछें कि उसका ये कामयाबी का सफ़र जो है वो कैसे है। और आपने नोट किया, उसकी बातों से नोट किया, उसके मैसेज से नोट किया कि हर बच्चे के अंदर एक पीछे एक परवरिश होती है। इस बच्ची की गुफ्तगू में आपको पता चला कि परवरिश कितनी अहम चीज़ है, कि माँ बाप जब अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं तो वो जो वैल्यूज़ अपने बच्चों में डालते हैं, तालीम, किताबें पढ़ लेना, ये इल्म नहीं, इल्म हासिल कर लेना ये कुछ भी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना, हम लिटरेचर में कहते हैं ना कि लिटरेचर मेक्स अस ह्यूमन एंड ह्यूमेन, कि वो हमें अच्छा इंसान बनाता है और हमदर्द बनाता है। तो आपने निदा की बातें सुनी, आपने देखा कि वो इस मुकाम पर भी पहुंच गई जहां आगे उसने रूल करना है, वेयर शी इज़ बोर्न टू कमांड पीपल। उसने डिसीजंस लेने हैं, इस मुल्क को चलाना है। लेकिन जब एक बच्ची ऐसी सोच लेके बुनियाद इसको बनाएगी, जब उसका जज्बा ये होगा कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, मैंने इंसानों की कदर करनी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब वो उस सीट पर जाकर भी बैठेगी तो इसके अंदर वही निदा रहेगी, कभी वो निदा ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उस निदा के अंदर वो माँ मौजूद है, जिस माँ ने उस निदा को पैदा किया, जिस माँ ने उस निदा को बनाया। तो बच्चों, इस तरह के इंटरव्यूज़ या इस तरह की बातें इनको बार बार सुना करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये निदा का इंटरव्यू पसंद आया होगा और निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने टफ़ स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और इन बच्चों के लिए जिन्होंने फ्यूचर में कुछ भी बनना है ज़िंदगी में, इनके लिए, क्योंकि इस तरह के इंटरव्यूज़ ज़िंदगी बनाते हैं। लोग इंटरव्यूज़ देखते हैं और उनको पता चलता है कि हम लोगों ने कैसे कामयाब होना है, हम लोग कैसे, ये लोग कैसे कामयाब हुए हैं। हमारे ज़हन में एक हवा बैठ जाता है कि शायद कामयाबी के लिए कोई आउट ऑफ द वे जाके दुनिया में कुछ करना पड़ता है। नहीं, सिर्फ नीयत, जज्बा, इरादा अच्छा होता है और फिर मदद खुदा की होती है। खुदा नीयतें देखता है इंसान की,
अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला को हर ज़िंदगी के मैदान में कामयाब करे। आप जब जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पर बैठें तो आप पाकिस्तान की टॉप की एडमिनिस्ट्रेटिव के लाएँ। लेकिन मेरी ये भी दुआ है कि वो परवरिश, वो जज्बा, वो सोच जो आज आपके अंदर है, ये आपके कैरियर में भी आपके साथ चले। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।